Hello everybody, making this video on this very auspicious day of Holi। आप सभी लोग को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और पढ़ाई जो है वो तो चलता रहना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम सामने हैं। जो लोग क्लास 12 के बच्चे हो या रिपीटर्स हो, जो लोग जेई मेन दोगे तो जेई मेन तो आपके लगभग और 1 महीना बाद ही है, तो पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। तो उसी के साथ आप लोगों के साथ मैं जुड़ना चाहता हूं और उसी के लिए छोटा छोटा थोड़ा सा वीडियो बना के आप लोगों को कुछ चीज़ है जो कि कॉम्पिटिटिव में जो आपके आने वाले जेई मेन एग्ज़ाम है, खास करके उसी के लिए मैं कहूँगा नहीं कि ये वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, एकदम नहीं, छोटा वीडियो रहेगा। और ये ना तो काफ़ी हाई लेवल का होगा, बहुत ही बेसिक 1-2 चीज़ है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो, केमो सेलेक्टिविटी के ऊपर हम लोग लिख के रखे हैं। केमो सेलेक्टिविटी के ऊपर ऑलरेडी आज के डेट का मैं अगर बात करूं तो इसके पहले भी एक केमो सेलेक्टिविटी का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हो। उसमें काफ़ी स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने रखेंगे। तो देखिए, केमो सेलेक्टिविटी जो होता है ना, इसका बेसिकली अगर आप सेलेक्टिविटी टर्म्स को देखोगे तो सेलेक्टिविटी का आपका लगभग मैं 3 पार्ट आपको बोल सकता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो हो गया कि केमो। तो केमो का मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास पूरा कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो किस पे काम होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर काम होगा, ये पहला। दूसरा क्या है, अगर दूसरा हम लोग देखें तो दूसरा में हम लोग देख सकते हैं कि रीजियो सेलेक्टिविटी होता है। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, सेट-ज़ैप रूल वगैरह में रीजियो मतलब एक रीजियन होगा, कौन सा रीजियन में आपका जो सिलेक्शन है, अटैक है, जो भी है वो होगा बेसिकली, या वो प्रोडक्ट आ जाएगा। और दूसरा तीसरा आपका हो जाता है कि स्टीरियो सेलेक्टिविटी जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक स्टीरियो सेलेक्टिविटी ये हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो पॉइंट रखेंगे वो बेसिकली है केमो सेलेक्टिविटी का। तो केमो सेलेक्टिविटी क्या होता है, इसका एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट मैं दिखाता हूं। बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए अगर आपके पास यहां बेंजीन रिंग हो जाएगा, यहां पर आपका OH हो जाएगा और मान लीजिए यहां पर आपका NH2 हो जाएगा। तो इस बेंजीन रिंग के अंदर एक OH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है, तो आप इसको पैरा एमिनो फिनॉल भी बोल सकते हो। तो यहां पर अगर हम लोग इसको AC2O दे देते हैं, करेक्ट, AC2O दे देते हैं और ये एक्सेस देते हैं, मतलब बहुत सारा रह सकता है। 1 इक्विवेलेंट 1 मोल इसका जरूरत नहीं है, ज्यादा हो सकता है, काफी ज्यादा हो सकता है। और टेम्परेचर काफी अच्छा खासा, लगभग अगर हम लोग 100 डिग्री का दे देते हैं तो आपको देखना क्या पड़ेगा कि जो भी आपका एसिटाइलेशन होगा, ये तो एसिटिक एनहाइड्रेट, तो जो भी आपका एसिटाइलेशन होगा वो बेसिकली दोनों जगह पे होगा, यानी इधर से भी बनेगा और अगर हम लोग देखेंगे तो इधर से भी बनेगा, दोनों से बनेगा। ध्यान से देखो, एसिटाइलेशन का मैकेनिज्म सबको पता ही है, तो अभी मैकेनिज्म के ऊपर मैं ज्यादा जोर नहीं डालूंगा। इसको अगर हम लोग AC2O यानी एसिटिक एनहाइड्रेट दे दे तो ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में दोनों जगह को एसिटाइलेशन इसका होगा, एसिटाइलेटेड होगा। लेकिन मान लो अगर हमारे पास केवल वही कंपाउंड है, लेकिन अगर हमारे पास AC2O, इसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दें 1 इक्विवेलेंट, बाकी कंडीशन आप चाहो तो सेम भी रख सकते हो। अगर 1 इक्विवेलेंट इसका रेस्ट्रिक्शन हो गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज हियर। जो भी परिवर्तन होगा वो यहां पर होगा, यानी वो NHCOCH3 के पास कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, आपके पास शायद ये थोड़ा सा फ्रेमिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, आई थिंक अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो क्या बोला गया, मैं क्या बोला इस पार्ट पे कि अगर आपके पास ये कंपाउंड है और अगर आपके पास एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा मटेरियल है, तो आपके पास दोनों एसिटाइलेटेड हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है तो केवल जो है एक जो है यहाँ पर वो आपका एसिटाइलेटेड होगा। यानी यहां से एक कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि NH2 इज मोर न्यूक्लियोफिलिक,
मोर न्यूक्लियोफिलिक देन OH, यानी कि इसको ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। यहां पर न्यूक्लियोफिलिक बोलने का कारण आपको मैं बता दूं कि बेसिकली ये रिएक्शन होता किस तरीके से है, हालांकि मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करना है। अगर इसके पास अब इसको डाल दो CH3CO CH3COO CO CH3 अगर आप डालोगे तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो चीज है ये यहां पर जाके अटैक करेगा। तो ऑब्वियसली अगर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है, अगर इसका एक पोलैरिटी दिख रहा है आपको कि कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा तो ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। इसके बाद क्या होना चाहिए, ये CH3O- हो जाएगा, ये आपका NH2 प्लस हो जाएगा, ये OCO ये आ जाएगा और ये क्या है बाहर निकल जाएगा, यानी ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि अगर ये निकल जाएगा बाहर तो ये जो CH3COO- है वो रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड हो सकता है। वो क्या हो सकता है आप लोगों को पता है कि ये CH3COO- ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड हो सकता है कि नहीं। देखिए यहां पर एक बात बोलना जरूरी है, ये भी कॉम्पिटिटिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। चीज तो कुछ और पढ़ा रहे थे लेकिन इसमें भी थोड़ा डिस्कशन हो जाए। अगर आप कभी भी देखोगे कि इसके साथ कुछ नॉर्मल रिंग वगैरह का रेजोनेंस को कंपेयर करने दिया गया है, तो एक बात मैं बता दूं, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसका कारण क्या होता है कि इसका दोनों स्ट्रक्चर देखो एक दूसरे का इक्विवेलेंट होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर दो स्ट्रक्चर का रेजोनेंस एक दूसरे का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर पे आ जाता है, यानी ये जैसा दिखता है ये वैसा दिखता है, ये जैसा दिखता है ये वैसा दिखता है, तो ये रेजोनेंस का स्टेबिलाईजेशन काफी ज्यादा हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास यहां पर कोई एक ग्रुप है, फिनॉल ही ले लीजिए, ठीक है। तो फिनॉल में क्या होगा, अगर ये रेजोनेंस का हम बात करेंगे तो यहां पर आपको सिंपली दिखेगा, या फिर अगर आप ऐसा करोगे तो यहां पर जो स्ट्रक्चर आएगा वो एक दूसरे के साथ इक्वल दिखने में नहीं होगा। कंपैरिजन मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होता है। यहां पर जो स्ट्रक्चर्स बन रहा है वो नॉन इक्विवेलेंट टाइप का बनता है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा या उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो नॉन इक्विवेलेंट होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के हिसाब से, नेगेटिव चार्ज के सेंट्रलाइजेशन के हिसाब से। लेकिन अगर इसको हम लोग देखें तो यहां पर देखो सीधा सीधी दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। चलिए अभी हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम लोग इसको वन इक्विवेलेंट दे दें, क्या देखा हम लोगों ने कि यहां पर आपका OH ग्रुप है, यहां पर आपका NH2 ग्रुप है, और इसको आप CH3CO2 यानी कि जो AC2 मैंने कहा था, ये वन इक्विवेलेंट अगर आप दे दोगे तो इसी में ना आपका NHCOCH3 बनेगा, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। और याद होगा हम लोगों ने अभी बनाया था कि अगर एक्सेस होगा तो ये भी OCOCH3 बनेगा और ये भी NHCOCH3 बनेगा, राइट। अगर मैं इसको हाइड्रोलाइज करूं NaOH H2O, यानी बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो आप लोग समझ सकते हो ये इसी में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये भी एक तरीका इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो A स्टार जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन दिस NHCOCH3 ग्रुप, यानी N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड ग्रुप, N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड ग्रुप, उससे ये ज्यादा क्या है हाइड्रोलाइज, मतलब इट इज प्रोन टू दी हाइड्रोलिसिस। तो ये जल्दी जल्दी हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा और ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये भी एक तरीके का सिलेक्टिविटी होगी। ये भी एक, जब हम लोग बना रहे थे तब एक तरफ से हम लोगों को सिलेक्टिविटी मिल रहा है, और यहां पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है वहां भी एक तरीके का सिलेक्टिविटी हम लोगों को मिल गया। अगर आप लोग इस तरीके का न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी के हिसाब से देखोगे तो मैं आपको एक शॉर्टकट देना चाहूंगा, आप लोग ऐसे ही याद रख सकते हो, एल्कियक। ये टेक्निक को आप लोग बेटा याद रख लो, एल्कियक। एल्कियक ये टेक्निक को याद रखोगे, क्या है इसके अंदर, Al यानी कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, K यानी कि
कीटोन, ई यानी कि एस्टर, ए यानी कि एमाइड और सी यानी कि कार्बोक्सिलेट। बहुत बढ़िया और बेहतरीन शॉर्टकट है एल्कियक। यानी कि अगर ये लोग का रिएक्टिविटी देखोगे सिमिलर रिएक्शन के ऊपर, तो एल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। फिर आपका हो जाएगा कीटोन, ये शॉर्टकट बहुत से अच्छे से याद रख लेना। फिर आपका हो जाएगा एस्टर, कुछ भी ले लीजिए। फिर आपका हो जाएगा एमाइड, ले लीजिए RCONH2। और लास्ट में आपका हो जाएगा कार्बोक्सिलेट यानी कि RCOO-। अगर मैं सिंपल इसका रिएक्टिविटी का बात करूं तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड पहला नंबर पे क्यों आ गया? स्टेरिक रीजन के लिए, क्योंकि स्टेरिक जो हिंड्रेंस है इसका वो बाकी लोगों से कम है। और ये सब चीज क्यों पीछे जा रहा है? क्योंकि जो भी इसको अटैक करेगा ये डबल बॉन्ड को चैन से रहने नहीं देगा। ये डबल बॉन्ड को चैन से रहने नहीं देगा, ये इसको बार बार डिस्टर्ब करेगा, जो कि यहां पर बहुत कम है, यहां पर कम है। इसके पास भी कोई रेजोनेटिंग उस तरीके से हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा अल्फा हाइड्रोजन का वो कोई बात नहीं, वो रेजोनेंस से काफी कम होता है। तो इसी कारण से ये रिएक्टिविटी को हम लोग फॉलो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एल्कियक। इस शॉर्टकट को आप चाहो तो याद रख सकते हो, एल्कियक शॉर्टकट को याद रख सकते हो। अभी क्या है, केमो सिलेक्टिविटी में जो सबसे ज्यादा आता है वो रिड्यूसिंग एजेंट में होता है। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट में होता है। और अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट का बात करूं तो उसमें भी सबसे ज्यादा जो होता है वो है LiAlH4 वर्सेस NaBH4 का। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। देखो LiAlH4 से NaBH4 को हैंडल करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि देखो ये तो जो LiAlH4 है ये जहां पर पानी के टच में आ गया, पानी से इसको जलन होता है, पानी से इसको एक बहुत ज्यादा एंटीपैथी है इसको। ठीक है, पानी के साथ इसका जलन है, क्योंकि पानी के अगर ये टच में आ गया तो ये फायर कैच कर लेता है, इट कैचेस फायर। ठीक है, इसमें आग लग जाता है, करेक्ट। जो कि NaBH4 में वो वायलेंस हम लोग कभी भी देखते नहीं है, और ये प्रोटिक सॉल्वेंट में काम कर सकता है, जैसे इथानॉल हो गया, ETOH हो गया, उसमें ये काम कर सकता है। तो देखो जैसे अब चाहे LiAlH4 हो चाहे NaBH4 हो, इसका नॉर्मल वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली क्या है? If you have this ketone RCOR and that is now reacting with any of this BH4 minus, मैं फिलहाल के लिए NaBH4 का ही लेता हूं, करेक्ट, मैं फिलहाल के लिए NaBH4 का लेता हूं। और यहां पर जो मीडियम रहेगा वो है ETOH। मैं ETOH को ये साइड में बैठा देता हूं। ध्यान से देखिएगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ये तो इधर जाएगा, तो इसके पास नेगेटिव आ जाएगा, तो आप समझ सकते हो इस H+ को ये खींच लेगा, और ये हाइड्राइड को इस कार्बन के पास आना चाहिए। तो समझ लीजिए ध्यान से, जब आप इसको रिड्यूस कर रहे हो तो ये आपको ऐसा कुछ देगा। यानी हम लोग तो ये जानते ही है कि अगर हम लोग कीटोन को रिड्यूस करते हैं, चाहे वो LiLH4 से कर लो चाहे वो NaBH4 से कर लो, वो आपको एक सेकेंडरी अल्कोहल देगा। लेकिन ध्यान रखने वाला बात क्या है कि ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन आ रहा है, रिएक्शन होने के बाद हमको बस ये भी हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ये भी हाइड्रोजन नजर आ रहा है। वो तो पहले हमको दिख रहा है ड्यूरिंग द मैकेनिज्म कि ये एक प्रोटॉन के हिसाब से आ रहा है, ये एक हाइड्राइड के हिसाब से आ रहा है, लेकिन होने के बाद तो दोनों हाइड्रोजन दिख रहा है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा कि ये जो हाइड्राइड है वो कार्बन पे अटैक करेगा, और जो यहां पर हाइड्रोजन है वो बेसिकली प्रोटॉन के रूप में आ जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर हम यहां पर NaBH4 ना लेके BD4 डाल दें, तो यहां पर H के बजाय ड्यूटेरियम हो जाएगा, करेक्ट। और अगर मान लीजिए यहां पर हम ETOH के बदले ETOD डाल दें, तो यहां पर D हो जाएगा। वो रिएक्टिविटी स्लो होगा ज्यादा होगा उसका बात ही नहीं कर रहे, प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग ये भी देखें तो देखो ये सिंपल मैकेनिज्म होता है किस तरीके से हम लोग यहां पर हाइड्राइड ट्रांसफर करते हैं। ये एक हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, जैसे कैनिज़रो रिएक्शन में भी हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफरेंस होता है, उस तरीके से यहां पर भी देखो ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी तरीके से मैं कहना चाहूंगा जैसे कि NaBH4 का या LiLH4 का रिएक्टिविटी कहीं कहीं पर हम लोग को काम भी नहीं लगता। जैसे मैंने एग्जांपल
मैं दे सकता हूं आपको कि अगर आपके पास मान लीजिए COOH है, ठीक है, ऐसा कुछ है, यहां पर एक CH3 ग्रुप डाल दीजिए, ठीक है, और यहां पर आप ले लीजिए COOMe, करेक्ट, COOMe। अब मान लीजिए मुझे इसको डिस्टर्ब नहीं करना, यहां DND लिखा हुआ है, डू नॉट डिस्टर्ब, और मुझे केवल इस COOMe ग्रुप को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो यहां पर कौन सा कैसे रिड्यूस करेंगे, तो भैया ये तो आपका COOH हो गया, राइट, ये CH3 हो जाएगा, और ये मान लीजिए CH2OH पे कन्वर्ट करना, एस्टर है तो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर आप क्लीवेज डाल सकते हो बेसिकली। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि अगर यहां पर आप डाल सकते हो क्लीवेज को, तो बेसिकली यहां पर भी आप सोच सकते हो, इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो। इसको यहां पर डालने का कारण यह है कि जो ये वाला ग्रुप है वो C डबल है, वो CH2OH में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से ही सोचो, इसको बेटर होगा सोचने में। अगर मैकेनिज्म के वे में आप सोचना चाहते हो तो इसमें कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, इसमें बढ़िया रिएजेंट हो जाता है LiBH4, ना तो NaBH4 और ना तो LiAlH4। LiAlH4 टू मच वायलेंट हो जाएगा और NaBH4 टू मच स्लो हो जाएगा, राइट, समझ में आ रहा था। ये देखो एक चीज, एक सिंपल सा मीथ है हम लोगों के पास। अगर आप नॉर्मली कोई भी कॉम्पिटिटिव का जो भी आप बुक वगैरह पढ़ते हो तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एस्टर को NaBH4 रिड्यूस नहीं करता है, सही है, लेकिन एक्चुअली वो रिडक्शन होता है और इतना स्लो होता है, वो बेसिकली डेड स्लो लेवल पे चल जाता है, तो वो प्रैक्टिकली कन्वेनियंट नहीं है, या आप ऐसा सोच सकते हो कॉमर्शियली वो कन्वेनियंट नहीं है। तो हम लोग वो बेसिकली बोलते हैं कि वो एस्टर को NaBH4 रिड्यूस नहीं करता है, क्लोराइड को करता है। क्लोराइड को किस तरीके से करता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर ये क्लोराइड को किस तरीके से रिड्यूस करता है, लेकिन वो एसिड को नहीं करता है और वो एस्टर को भी नहीं करता है, और LiLH4 दोनों को रिड्यूस करता है। तो अगर यहाँ LiLH4 डालेंगे तो दोनों में धड़ाक से वो अटैक कर देगा, तो वो प्रॉब्लम है। लेकिन रिएक्शन भी अच्छे से होना चाहिए, तो Li का प्रेजेंस भी रहना जरूरी, और अगर NaBH4 डालेंगे तो NaBH4 में वो डेड स्लो लेवल पे आ जाएगा, यहां तक कि बल्कि अगर मैं कहूं कि नहीं होगा तो वो भी गलत नहीं होगा। इसीलिए आप सोच सकते हो एक सिंपल सा ये रिएजेंट आ गया, एक बीच का रिएजेंट आ गया, ना तो NaBH4 का Na इसमें नहीं है, BH4 है, और LiLH4 का AlH4 नहीं है, Li इसमें है, ऐसा आप सोच सकते हो, एक एडिशन समझ सकते हो दोनों का। तो वो क्या है, LiBH4 है, जो कि यहां पर एस्टर को रिड्यूस करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये आप कह सकते हो रिडक्शन ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो बेटा देखो, ये मैंने थोड़ा बहुत आज के वीडियो में आपको बताने का कोशिश किया किस तरीके से रिडक्शन होता है कोई एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का इन प्रेजेंस ऑफ अनदर फंक्शनल ग्रुप। इसी को हम लोग सिंपल भाषा में केमो सेलेक्टिविटी कह सकते हैं। केमो मतलब कोई भी एक केमिकली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको सिलेक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ द अनदर पार्ट। क्लियर? तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे ऐसा वीडियो और डालेंगे। कमेंट में आप लोग बोल सकते हो किस टॉपिक के ऊपर, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहा है उसके ऊपर बेस करके आपको कैसा वीडियो चाहिए, तो जरूर मैं उसके ऊपर वीडियो आपके लिए, कोई भी आपके टॉपिक हो, कोई भी चैप्टर हो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कुछ भी है तो जरूर लिखिएगा, मैं जरूर उसमें फोकस करूंगा। थैंक यू एवरीबॉडी।